दोस्तों नमस्कार। डेयरी सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैंने जो पहला वीडियो था डेयरी सीरीज का उसमें डिस्कस किया था कि जब भी आप गाय या भैंस की फार्म डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको पहली दो बातें जो हैं वो ये है कि जो पशु है उसका चयन आप कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट द एनिमल्स फॉर डेयरी फार्मिंग। करेक्ट कि आप पहले तो चयन ये करेंगे सिलेक्शन की आपको गाय रखना है या भैंस रखना है या दोनों साथ में रखना है। आप दोनों भी रख सकते हैं, गाय भैंस 40-60 की रेशियो में रख सकते हैं। ये चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर हैं और आपके एरिया में जो भी क्लाइमेट है उसमें कौन सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है वो आपके लिए जो है आप उसके हिसाब से अपनी सिलेक्शंस करेंगे। नंबर और दूसरी चीज़ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेयरी फार्म बस दिखावे के लिए तो ओपन नहीं कर रहे हैं, आपको उससे पैसा अर्निंग करनी है। तो उस एरिया में मिल्क की जो डिमांड है, दूध की डिमांड जो है, किस जानवर की, मतलब गाय की ज़्यादा है या भैंस की ज़्यादा है, देसी गाय की ज़्यादा है या क्रॉस ब्रेड गाय की ज़्यादा है डिमांड है। तो डिमांड के आधार पे आप चयन करिए कि आपको कौन सी प्रजाति रखनी है, कौन सा एनिमल रखना है, पहले गाय या भैंस या दोनों। और अब देखना है हमको कि गाय और भैंस में से कौन से जो एनिमल है, पशु है, वो हमारे एरिया में ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के कंडीशन में तो उसमें आप जो है अपनी देसी नस्ल की जो गाय हैं वो अच्छा सर्वाइव करती हैं। और भैंस तो क्रॉस इंडिया कहीं भी आपको सर्वाइवल ज़्यादा, पूरा इंडिया का ही है इंडिजिनस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पेशली गाय के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि क्रॉस ब्रेड या आप ज़्यादा से ज़्यादा प्योर ब्रेड जर्सी या एचएफ की तरफ जा रहे हैं विदेशी नस्ल के ऊपर, तो उनके देखना है कि उस एरिया में कितना टेम्परेचर आपका जाता है, तो उनका कंफर्ट लेवल कैसा रहेगा। अगर वो कंफर्टेबल नहीं होंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, उनके लिए आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी और मिल्क प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। तो पहले तो आपने पशु चयन करना है गाय या भैंस में, इसके बाद प्रजाति पे जाना है। गाय में जाना है तो गाय में आपको देखना है कि देसी नस्ल की आपको रखनी है या विदेशी नस्ल की रखनी है, आपका एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। इसके बाद आप भैंस के बारे में भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको भैंस रखना है। भैंस में क्या रखना है आपको, मुर्रा सबसे बेस्ट जो प्रजाति है उसको आप रख सकते हैं। सुरती है, नीली रावी है, भदावरी है, ये स्पेशल जो बेस्ट ब्रीड्स हैं जिनका मिल्क यील्ड भी अच्छा है और उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। आपकी गाय के अंदर जो है आप देसी में जाएंगे तो साहिवाल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फिर गिर है, फिर इसके बाद आप हरियाणा, थरपरकर, ये सब नस्लों में से चयन कर सकते हैं। और विदेशों में जर्सी सबसे बेस्ट सूटेबल है और उसके बाद एचएफ है, क्रॉस ब्रेड है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन आज के परिवेश में जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, यूपी गवर्नमेंट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के नाम से इंडिजिनस जो गाय हैं, मतलब स्वदेशी नस्ल की जो गायें हैं, जैसे साहिवाल है, थरपरकर है, गिर है और हरियाणा है, इनके इनके पालन पोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप इसका ही पालन करें और इससे दूध उत्पादन बढ़ाएं। ये भी गायें जो है अपनी देसी नस्ल की जो गायें हैं ये भी अच्छा दूध देती हैं, 10 लीटर मिनिमम दे देती हैं अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनके अंदर बीमारियों की समस्या कम होती है। जो किलनी, चपटा, टिक, जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं उनकी समस्या बहुत कम रहती है। और इनके रिपीट ब्रीडर्स की समस्या जो अभी एक्जोटिक ब्रीड्स जो विदेशी नस्ल है उसमें बहुत ज़्यादा आ रही है, वो कम है कंपैरेटिवली। और इसके सबसे अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो टेस्ट है, मिल्क का टेस्ट जो हम सभी लोग पसंद करते हैं, और क्योंकि उसका फैट परसेंट अच्छा होता है, एसएनएफ अच्छा होता है, और एक अपने आप में जो उसका टेस्ट है वो एक यूनिक टेस्ट है, फ्लेवर है जो हमारा इंडियन है, जो कि पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को आपको देखते हुए अपने डेयरी फार्म के लिए एनिमल का सिलेक्शन करना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी, सजेशन किया था कि आप सीधे अगर प्योर ब्रीड एनिमल लेके आ नहीं सकते डायरेक्टली परचेज करके, तो आप अपने ही एनिमल्स को अपग्रेड कर सकते हैं।
अपग्रेड कैसे करेंगे आप? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से। जो भी ब्रीडिंग आपके यहाँ एआई करने वाले वर्कर्स होंगे, आपके पास गाय है, अगर उस पे साहिवाल का सीमेन आप 2 बार उसके बच्चे को भी एक बार और साहिवाल का सीमेन अगर लगवाएंगे तो वो 80 से 90% साहिवाल एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। देसी भैंस है तो उसमें मुर्रा का सीमेन आप यूज़ करके 2 बार या 3 बार में यूज़ करके ऑलमोस्ट प्योर ब्रीड आपके पास मुर्रा डेवलप हो जाएगी। तो ये सबसे सस्ता तरीका है कि आप कम खर्चे में अपने जो स्टॉक है, जो लाइव स्टॉक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसका जेनेटिक कैरेक्टर अच्छा होगा, तो दूध का उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये आपको चयन के बारे में मैंने बताया। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें और अगर आप खरीद रहे हैं कहीं से, तो ये निश्चित करें कि 3 साल से ज़्यादा के एनिमल्स को आप परचेज ना करें, जिसकी उम्र 3 साल, 3.5 साल से ज़्यादा हो, या प्रथम ब्यात जो है उसका प्रथम या फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन में होना चाहिए। गाय में 2 से 2.5 साल में उसको पहले बच्चा देना चाहिए, और भैंस में 3 से 3.5 साल तक थोड़ा सा लेट होता है। तो आपको रखना है कि फर्स्ट लैक्टेशन एनिमल शुड बी देयर इन योर डेयरी फार्म व्हेन यू परचेज न्यू एनिमल। और आप इस चीज़ से क्या होगा कि आपको एक अच्छा स्टार्टअप मिलेगा। अगर आप ओल्ड एनिमल को लेंगे तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी। और आपको एक चीज़ देखना है कि जब भी आप प्रेग्नेंट एनिमल खरीदते हैं तो आपको चेक करवाना है वहीं पे खरीदने से पहले कि वेदर प्रेगनेंसी कंफर्म है कि नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि आपको लैक्टेशन जो होता है, जो ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी फर्स्ट ब्यात में अगर किसी जानवर ने ब्यात जब बच्चा देता है तो वो 90 डेज तक, मतलब आप कहिए 2 महीने में 8 वीक्स के अंदर अंदर वो अपने पीक लैक्टेशन पे पहुंच जाता है। 2 से 3 महीने के बीच में वो हाईएस्ट मिल्क होता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होता है तो उसके लिए उसमें क्या होता है कि फिर उसमें फैट परसेंटेज जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है और एसएनएफ उसका इंप्रूव होने लगता है। लेकिन पीक आपको 80 टू 90 डेज के बीच में आपको उस एनिमल का मिल जाएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है। और सिलेक्शन करते समय आप फिजिकली तो एनिमल को इंस्पेक्ट करेंगे ही कि कोई उसमें अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी ना हो, चलने में उसको चला फिरा के आप देखेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि उसके अडर जो थन होता है उसको बहुत बारीकी से आपको चेक करना है। बहुत बारी देखा गया है कि थनैला का केस होता है, आप ओवरलुक कर जाते हैं और वो घर पे जब आ जाता है एनिमल, परचेजिंग हो गई, डीलिंग हो गई, पेमेंट्स हो गए, तब आपको पता लगता है कि एनिमल क्या है, मास्टाइटिस है, उसके अंदर थनैला रोग हो रखा है। तो वो चीज़ आपको चेक करना है। इसका बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो तो आप एक येलो कलर का एक मास्टाइटिस टेस्टिंग स्ट्रिप आती है, उसको ले जा करके भी आप सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का पता कर सकते हैं। कोई आपके नज़दीकी डॉक्टर हों, उनसे बात करके आप उसको ले सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं। और वैसे भी आप मिल्क को जब एक बार धो करके हाथ पे या किसी बर्तन में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है, नॉर्मल मिल्क है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कर्डलिंग तो नहीं है, क्लॉटिंग तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो थन है वो उसमें कहीं रुकावट है। और आप थन को पूरी तरीके से छू करके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हार्डनेस, अगर किसी में मास्टाइटिस या थनैला रोग हो रखा है तो आपको हार्डनेस अलग महसूस होती है। नॉर्मल जो अडर होता है वो सॉफ्ट एंड मुलायम होता है, जैसे आप टच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और जैसे ही उसमें थनैला या मास्टाइटिस रोग होगा तो उसके अंदर उसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो हार्डनेस है, टफनेस है, वो आपको फील होगी। और ये देखना है कि सारे क्वार्टर लगभग बराबर होने चाहिए। क्या होता है कि मास्टाइटिस होने पर, थनैला रोग होने पर 1 या 2 जिसमें होगा वो थोड़ा सा बज्ड होगा, ज़्यादा एबनॉर्मली बड़ा होगा। तो वो चीज़ आपको एक देखना है ध्यान से। और देखना ये है कि जो क्वार्टर्स होते हैं थन के, चारों क्वार्टर में एक क्लियर कट डिवीजन हो, बंटवारा दिखे बाहर से आपको, लाइनिंग, तो वो भी एक इंडिकेशन है। साइज जो है अडर का एक अच्छे से वो बॉडी के अंदर चिपका हुआ हो, अटैचमेंट अच्छे हों, और जो थन होता है उसके ऊपर खून की नलियों का एक जो मेमोरी वेन्स होती हैं उनका एक बहुत भयंकर जाल होने से ये भी इंडिकेट करता है कि
यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा लैक्टेशन वाला एनिमल है। एक इंडिकेशन है कि अगर मिल्क वेन जिसको हम बोल देते हैं कि बहुत अच्छा अगर ब्लड का फ्लो है अडर में, तो वो एनिमल पोटेंशियल जो है अच्छा दूध देने वाला एनिमल हो सकता है या है, ये एक होता है। और थन से लेके आगे उसके चेस्ट की तरफ नीचे एक मिल्क वेन जिसको हम लोग बोलते हैं, काफ़ी मोटी होती है, वो भी एक इंडिकेटिव होती है कि एनिमल जो है अच्छा मिल्क प्रोड्यूसर है। और बॉडी कंडीशन आपको देखनी है एनिमल की कि उसकी जो रिब्स हैं जिसको बोलते हैं, जो चेस्ट का ढांचा होता है, वो ऐसा ना हो कि प्रोमिनेंटली दिख रही हों, जो मुख्य मुख्य हड्डियां वो उभरी हुई हों। ये क्या होता है, एक वीकनेस की निशानी होती है जो आप सभी लोग जानते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि जो गाय के पीछे का हिस्सा होता है, थाई रीजन जिसको बोलते हैं, एकदम पीछे से आप पूंछ के बीच से नीचे की तरफ आएंगे तो बीच में आपको थन दिखेगा और साइड में दोनों पैर दिखेंगे। पैर में बहुत गहरी लाइन होने से भी वो एक जो है पुअर मैन्स ग्रूव कह सकते हैं उसको, कि एनिमल बहुत ही वीक है, कमज़ोर है। और एनिमल बैठता है या उठता है तो कितना एनर्जी के साथ उठता बैठता है, वो भी एक मैटर करता है कि एनिमल कितना फिट एंड हेल्दी है। उसके खुर जो है अच्छे से आप उठा करके एक एक चेक कर लीजिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक बार आप एनिमल को उनके कान अच्छे से चेक कर लीजिए, आँख देख लीजिए, आँख के सामने की कहीं अंधा तो नहीं है एक आँख से। तो जो बेसिक चीज़ें हैं आपको ये इंस्पेक्शन भी करना है। और अगर आपको पशु की दांत को देख करके उम्र की आइडिया लगाना आता है तो उसके बारे में भी आप जानकारी पहले से रख के जाएं, ताकि वहाँ पहचान करके आप पशु की उम्र का भी पता लगा सकें। तो ये एक सिलेक्शन के लिए मैंने आपको एक आइडिया दिया, जिसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने अपने क्षेत्र के वातावरण एनवायरनमेंट का ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स की सर्वाइवेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एनिमल्स को पालन कर रहे हैं और दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द टर्न कोई जानवर लेके आएंगे एकदम से तो वो प्रॉब्लम करेगा। और सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छी सर्वाइवेबिलिटी किसकी होती है कि जो जानवर जहाँ पैदा होता है, या जानवर भी ले लीजिए, इंसान हम लोग भी हैं, अगर हम यूरोप में, अमेरिका और रसिया चले जाएं तो हमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन हम इंडिया में कहीं भी रहते हैं हमें कंफर्टेबल, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं। उसी तरह से एनिमल्स इंडिया के अंदर ही, भारत के अंदर ही अलग अलग राज्यों में जो पैदा होते हैं, जहाँ जहाँ होते हैं, तो लोकल जो एनवायरनमेंट जिसको माइक्रो एनवायरनमेंट कह सकते हैं, वहाँ का जो बच्चा पैदा हुआ है, वो चाहे वो जर्सी का ही क्यों ना हो, अगर वो पैदा हुआ है तो वहाँ पे उसकी सर्वाइवेबिलिटी अच्छी होगी। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि जो एनिमल, इसलिए है कि आप 100-50 किलोमीटर के रेंज में ही, एरिया में ही से पशु खरीदें, जिससे कि वो एक लगभग एक सा वातावरण होता है, तो उसको आप लेकर आएंगे और अपने यहाँ रखेंगे तो उससे ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होगी और आसानी से एडजस्ट करेगा। तो ये तो एक चीज़ मैंने आप सिलेक्शन के ऊपर जहाँ मोटे मोटे बिंदुओं को मैंने बताने की कोशिश करी। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था हाउसिंग, कि पशु को रहने की जो व्यवस्था हमें करनी है, वो मूल रूप से उसका जो मेन एम है, द मेन एम टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस और शेल्टर फॉर एनिमल इज टू मेक इट दैट कंफर्टेबल, कि जैसे हम अपने आप को कंफर्टेबल होना चाहते हैं। इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लोकल एरिया गांव में मैं जाता हूँ, भैंसों को देखते हैं, बफलोज, उनको कीचड़ के गर्त में बांध के रखते हैं। एनिमल गर्दन तक कीचड़ में ही रहता है और एक्सपेक्ट करते हैं कि एनिमल टाइम से प्रेग्नेंट हो जाए, खूब दूध भी दे। तो अगर आप उसकी कंफर्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, एक तो वातावरण साफ सुथरा क्लियर कट होना चाहिए, फ्लाई मेनेस, मक्खी मच्छर का प्रभाव कम से कम होना चाहिए। जो भी आप घर बनाएं पशु के लिए, शेड बनाएं, छप्पर बनाएं, टिन शेड बनाएं, जो भी बनाएं, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप लाखों रुपए खर्च करें, बट बेसिक मिनिमम जो होनी चाहिए, स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, 80 स्क्वायर फीट मिनिमम आपको एक गाय को देना है, भैंस को देना है। भैंस के लिए आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। 80 का मतलब क्या हुआ, 20 फीट लंबा और 4 से 5 फीट चौड़ा। तो आपको 80 से 100 स्क्वायर फीट जो है उसको बैठने के लिए जगह पे, जहाँ पे आप चराई लगाएंगे वहाँ पर उसको दीजिए। करीब 3 से 4 फीट उसको
चराई चौड़ी होनी चाहिए, मेंजर जो कहते हैं, और करीब 4 से 5 फीट का जो डायामीटर का घेरे वाला जो है पानी का भी उसका होना चाहिए। आप अगर फार्म बना रहे हैं तो उसके लिए आप कॉमन पानी का अलग से, जहाँ पे पैडक एरिया होगा, जहाँ पे उनको फ्री बैठने की जगह होगी, वहाँ लगा दीजिए, वो दिन भर अपना पानी पीते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें स्पेसिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप 2 ही 4-5 जानवर जो भी रखते हैं किसान, वो उसके लिए कंफर्टेबल ज़रूर करें। और शेड के चारों तरफ वाटर लॉगिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। शेड ऐसा बना होना चाहिए कि क्या हो कि उसका पानी, जैसे ही पानी यूरिनेशन करता है, एनिमल यूरिन करता है, तुरंत ड्रेनेज के अंदर जाए और वहाँ पर कोई लॉगिंग ना होने पाए, और वो सारा ड्रेनेज का पानी इकट्ठा होकर एक कवर्ड टैंकर में जाए या एरिया में जाए जहाँ पर वो बंद रहेगा। गोबर या मैन्योर जो भी उसका प्रोड्यूस होगा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से उठाए कहीं और फेंक दिए, उसमें मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और वहाँ पे अंडे दे रही हैं। उसका भी आप पूरी कोशिश करिए कि एक तो डीप गड्ढा हो, नंबर 1, ताकि उस पे आप जो है उसके नीचे इतना डीप हो कि उसके नीचे या तो मक्खियाँ वहाँ तक पहुँचे ही ना, पहुँचे तो ऊपर ना आ पाए, या उनको ऐसा करिए कि आप पूरा गोबर डालने के बाद थोड़ी सी एक लेयर किसी चीज़ से उसको ढकने का, या लकड़ी का फट्टे का कुछ ऐसा हो कि ढक जाए, जिससे कि उसका कांटेक्ट बाहर के फ्लाई से ना हो, क्योंकि एक ब्रीडिंग सेंटर का काम करता है वो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और जो डायरेक्शन की एक बात थी कि जो शेड होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए, जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है और डेयरी फार्मिंग, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। डेयरी फार्मिंग में आप देखिए दोनों तरीके से होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नॉर्थ साउथ, उत्तर और दक्षिण की दिशा में लॉन्ग एक्सिस बना दें, तो क्या होगा कि ईस्ट से सनराइज जब होगा तो उसकी जो लाइट होगी वो सीधे शेड के अंदर जाएगी, और वेस्ट में जब सनसेट होगा तो भी उसकी लाइट सीधे शेड के अंदर जाएगी। तो जो लाइट का डिसइंफेक्शन का फॉर्मूला है कि उससे भी काफ़ी सफाई हो जाती है, अंदर तक आपका शेड सूख जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वातावरण जिस एरिया का, जैसे ठंडी का एरिया है, और दूसरी एक चीज़ जो होती है हवाओं का जो रुख होता है, वेंटिलेशन के लिए हम उसको काफ़ी यूज़ करते हैं। हमेशा ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट हवाएं चलती हैं। तो अगर शेड का डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ है, उत्तर और दक्षिण में है, तो पूर्वी या पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो पूरा वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कि सनसेट और सनराइज में जो लाइट है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय में लाइट सीधे आपके शेड के अंदर आएंगी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में अगर बनाएंगे तो उसका एक अलग फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लेकिन उसके साथ अगर पैडॉक है, खुला एरिया भी है, कवर्ड एरिया के साथ, ढके हुए एरिया के साथ साथ खुला एरिया भी है, तो दोनों खुले एरिया में सनलाइट एक साथ आएगी, तो जानवर बैठे होंगे वहाँ पे और उनको सनलाइट मिलेगी। ठीक है, और नॉर्थ साउथ बनाने में क्या होगा कि सुबह एक तरफ लाइट मिलेगी एक पैडॉक में और शाम को दूसरी तरफ मिलेगी। ऐसा नहीं है, आवर्स का केवल फर्क होगा कि यहाँ पे 4 घंटे अगर लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पे बस 3 घंटे आएगा या 2.5 घंटे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ट्रॉपिकल और जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, गर्मी और सर्दी जहाँ पर ज़्यादा है, उस हिसाब से हमको देखना है। मुर्गी के केस में क्या होता है कि हम लोग ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं, क्योंकि मुर्गियों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हीट का स्ट्रोक होने का ज़्यादा वो होता है। तो ईस्ट और वेस्ट यानी नॉर्थ और पूरब और पश्चिम दिशा में मेन उसका एक्सिस इसलिए बनाते हैं ताकि सनलाइट डायरेक्टली शेड के अंदर ना जाए, तो उससे और हवाओं का भी असर कम होगा अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं सर्दी के टाइम पे। तो ये चीज़ देखना है आपको। ये तो शेड के बारे में। और दूसरा मेन जो इसका मकसद है वो ये वेंटिलेशन आपको देखना है कि ऐसा ना हो कि चारों तरफ से आप जोड़ करके उसको बंद कर दीजिए और कहीं से हवा अंदर जाने और बाहर आने का ना हो। तो सफिशिएंट स्पेस हो, सफिशिएंट वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन भी ऐसा हो कि आप उसको सर्दियों के टाइम पे बंद कर सकें, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में देखिए, साउथ इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्दियों की उतना ज़्यादा,
लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको विंटर वेरी सीवियर, देन यू नीड टू कवर इट। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप उसको तिरपाल या किसी चीज़ से कवर करके बंद कर सकें, जिससे पशुओं को कोल्ड वेव से, ठंडी हवाओं से बचाया जा सके। ठीक है, तो जो आपका मेन मकसद है इसका हाउसिंग का, हाउसिंग आप लोकली अवेलेबल से बनाइए, बट उसके साथ साथ ये हो थोड़ा ड्यूरेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट कंफर्टेबल होना चाहिए एनिमल को, पर्याप्त उसको जगह मिले, जो फ्लोर हो वो अच्छा, उसमें ढलान हो जिसमें कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुके, वो आपका जो मेजन है वो फर्श बनाता हो, और रूखा खुरदरा हो, शुड नॉट बी स्लिपरी, ताकि जानवर कहीं पैर फिसल के गिर जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी। लाइटिंग अच्छी हो, बाहर नेचुरल लाइट उसके अंदर आए प्रॉपर, जिससे कि वो आपको आर्टिफिशियल लाइट या बिजली का खर्चा भी कम हो जाए। वेंटिलेशन रखेंगे तो गर्मी में आपको पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नेचुरल ओपनिंग होगी तो आपको लाइट की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। पर्याप्त स्थान होगा, जगह होगा, प्रॉपर स्पेसिंग होगी, तो आप आसानी से एनिमल को ऑब्जर्व कर सकेंगे, कभी बीमार है, कुछ भी है, चारा पानी जो भी डालना है वो डाल सकते हैं आप। प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग और प्रॉपर मैन्योर डिस्पोजल, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि क्या हो कि एनिमल की कंफर्ट करके आप देखिए, बिल्कुल भी आपको करीब करीब 15 से 20% आपको मिल्क प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा, और आपका एनिमल बहुत की परफॉर्मेंस में बहुत तेज़ी से तब्दीली आएगी। तो ये बेसिक चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी थी उस वीडियो के अलावा, सेकेंड वीडियो हाउसिंग और एनिमल सिलेक्शन के ऊपर। तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। बने रहिए मेरे साथ डेयरी सीरीज़ में, और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।